बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 13 है और लेक्चर नंबर 13 जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो उसका नाम है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेहतर ये होगा कि आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले मतलब लेक्चर नंबर 13 से पहले लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 एक दफ़ा दोबारा से देख लीजिएगा कि उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझने की कोशिश की गई थी, उसी से आगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। तो अगर फर्स्ट और सेकंड अच्छे तरीके से आती हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, मज़ीद आसान हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँ तो उसमें सेम एस्टिज हमने 60% मैंने आपको बताया था कि कॉमन है, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, और ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट भी थी, पहले भी बता दिया गया था कि बोर्ड लेवल पे अच्छे पेपर में आ जाते हैं इन द लॉन्ग क्वेश्चंस। और में 60% कॉमन है। 60% क्या चीज़, पेन ऑफ 44 की मैंने कहा था लास्ट 2 लाइन्स एंड पेन ऑफ 45 की फर्स्ट 2.5 लाइन वो थ्योरी है, वो आपने लाजमी लिखनी है। उसमें यही ग्राफ बनाया गया था हमने, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, और थ्योरी लिखी गई थी। ये 60% ऑलमोस्ट तीनों इक्वेशन का कॉमन है। ये कंसीडर, ये स्पीड टाइम ग्राफ है जिसमें कंसीडर किया था कोई बॉडी है, ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करता है ना स्ट्रेट लाइन, और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है आफ्टर सर्टेन टाइम टी। इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, वहाँ भी फर्स्ट में भी सेकंड में भी, नाउ अगेन इन थर्ड इक्वेशन। तो सी से डी तक की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी थी, डी से बी तक फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट की गई थी, और ये जो स्लोप आई थी ए बी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कहा था कि जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बात की गई थी कि इस ए बी, ये जो लाइन है इसके अंडर जितना एरिया आ रहा है स्पीड टाइम ग्राफ में, ओ ए बी डी, ये जितना एरिया है, एरिया हमें क्या बताता है स्पीड टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस बताता है। ये एमसीक्यू में भी आता है, यहाँ भी लिखा जा सकता है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे एरिया के लिहाज से, कि एरिया के कुछ फार्मूले पढ़े होंगे। मसलन अगर मेरे पास ये एक शेप है, इट्स अ स्क्वायर शेप, अगर स्क्वायर शेप की मैं एरिया की बात करूं तो स्क्वायर शेप की साइड जो सी होती है, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला बनता था स्क्वायर ऑफ इट्स वन साइड, लेंथ इनटू लेंथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर विड्थ लेंथ, ये स्क्वायर के मुतालिक था। अगर मेरे पास कोई शेप आ जाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप है, अब रेक्टेंगुलर शेप का एरिया फार्मूला ये भी हमने 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा हुआ है कि इसमें क्या आ जाता है, बेस आ सकता है, हाइट आ सकती है, लेंथ आ सकती है, ब्रेथ आ सकती है। तो इसका एरिया फार्मूला मैं लिख सकता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ या बेस इंटू हाइट, इसका फार्मूला बन जाता है। इस तरह ये दोनों शेप है, ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर से मुराद क्या ली जाती है, जिसकी 4 साइड हो, 4 साइड में स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है। नाउ एक और शेप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रापीजियम। ट्रापीजियम भी क्या, एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर से मुराद क्या है कि 4 साइडेड फिगर है, लेकिन इसमें 2 साइड जो सी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती है, नॉट इक्वल टू लेंथ। और ये क्वाड्रिलेटर बनता है, इस क्वाड्रिलेटर में क्या चीज़ आएगी, इसकी कोई सी 2 साइड आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और हो सकता है उनकी लेंथ इक्वल ना हो, लेंथ नॉट इन इक्वल बट 2 साइड्स आर पैरेलल। तो ये जो डायग्राम बनी है ये बनी है ट्रापीजियम की, इट इज कॉल्ड ट्रापीजियम। हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ट्रापीजियम का एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसके मुताबिक पता होना चाहिए ट्रापीजियम होता क्या है, उसके एरिया का फार्मूला क्या होता है। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा हुआ है, सेम ऐसे मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। एरिया ऑफ ट्रापीजियम में ये जो 2 साइड्स आ रही हैं जो आपस में पैरेलल है, एक का मैं नाम दे देता हूँ ए दे देता हूँ, एक का नाम मैंने क्या दे दिया, बी के। 2 साइड है, ए साइड और बी साइड, ये 2 आपस में पैरेलल है, और इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन है किनके दरमियान, 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अमूमन बोला जाता है हाइट, हाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हाइट असल में क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का हाइट। तो ये मेरे पास एरिया का फार्मूला आ जाता है एरिया ऑफ ट्रापीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फार्मूला यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट भी करना है। एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड, ट्रापीजियम होता क्या है वो पता होना चाहिए, फिर उसके एरिया का फार्मूला क्या है वो पता होना चाहिए कि सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, हाफ इससे किया जाएगा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ये एरिया ऑफ ट्रापीजियम है।
नाउ थर्ड इक्वेशन मोशन की तरफ आएंगे। अब हम थर्ड इक्वेशन मोशन में भी हम पहले तो 2.5 4 लाइन जो मैंने आपको पहले बताया गया था 60% जो चीज़ कॉमन है वो लिखी जाएंगी, ग्राफ बनाया जाएगा। अब ग्राफ के बाद इस लाइन ओ ए बी डी के दरमियान जो लाइन के नीचे एरिया आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन मोशन में हमने ट्राइंगल को सेपरेट किया था, रेक्टेंगल को सेपरेट किया था। यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए ये टोटल, तो ये भी एक ट्रापीजियम शेप बनती है। कौन सी? ओ ए बी डी शेप। अब इस ओ ए बी डी शेप को अगर मैं यहाँ पर कुछ अलग से बनाऊं, ओ ए बी डी शेप को थोड़ा सा अलग अगर शो किया जाए तो कुछ ऐसे बना हुआ है। ओ है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, एंड देन हेयर आई हैव डी पॉइंट्स। तो ये भी एक ट्रापीजियम है। इस ट्रापीजियम में आप देखें गौर से तो कौन कौन सी साइड आपस में पैरेलल नजर आ रही हैं। एक ओ ए पैरेलल है किसके? डी बी के। तो ये दो साइड आपस में पैरेलल हो गई हैं। मजीद इन दो पैरेलल साइड के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? जो 90 का एंगल बन रहा है। तो ये ओ डी जो सा होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डायग्राम थी, इससे थोड़ा सा मैंने सेपरेट भी बना दिया गया आसानी के लिए ताकि समझ में आ जाए। अब इस 60% के बाद हम इसके बॉटम में लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मजीद ड्राइव करेंगे। इसमें क्या किया जाएगा? जैसे सेकंड में था, द एरिया अंडर द लाइन ओ ए बी डी इन अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। द एरिया, अब ये जो मैं लिखने लगा हूं ये बॉटम में लिखना है, लेकिन बॉटम में जरा स्पेस कम होने की वजह से मैं ऐसे किधर लिख रहा हूं, जरा साइड पे लिखा जा रहा है। द एरिया अंडर द लाइन, लाइन कौन सी? ओ ए बी डी इन स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जो भी कोई बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ। अब फार्मूला लिखा जाएगा। फार्मूला क्या है मेरे पास? डिस्टेंस का, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रापीजियम में कौन कौन सी साइड इसमें पैरेलल नजर आ रही है आपको? तो और से देखेंगे जो मैंने लैदा भी बना दी गई, यहाँ ग्राफ के अंदर ये लैदा बनी हुई है। डी बी पैरेलल है किसके? ओ ए के। डी बी पैरेलल है किसके? ओ ए के। तो यहाँ पर लिख सकते 1/2 डी बी प्लस ओ ए मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट जो सी है बताया गया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके दरमियान? पैरेलल लाइंस के दरमियान। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस दीज आर कॉल्ड ओ डी। तो यहां पे लिख दिया जाएगा ओ डी। अब इसे डिफरेंट मेथड सॉल्व करने के, लेकिन यहां पे फॉलो किया जाएगा वो मेथड जो बुक के अंदर दिया गया। बेहतर होता है बुक का ही मेथड जो है वो फॉलो किया जाए। अब बुक के अंदर ये एरिया का फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे स्लोप के फार्मूले से क्या किया गया? मल्टीप्लाई किया गया बोथ साइड से। अब स्लोप का फार्मूला हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि लेक्चर नंबर 13 से पहले आप एक दफ़ा लाजमी लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 दोबारा से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि वो आपको हेल्प करेगा लेक्चर नंबर 13 में, जब वो याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। स्लोप का फार्मूला था ए बी का राइज ओवर रन बताया गया था उसमें, या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब स्लोप का फार्मूला बनता है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। अगर गौर से देखें ए सी किसके बराबर है? ओ डी के। और स्लोप हमें क्या बताती थी? एक्सेलरेशन। तो ये स्लोप का फार्मूला बी सी बाय ओ डी, इसके बोथ साइड पे क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय बी सी बाय ओ डी। इधर भी बी सी बाय ओ डी से मल्टीप्लाई किया, सेम मैथड ऐसे लिख दिया गया 1/2 एज इट इज, डी बी एज इट इज प्लस ओ ए एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय ओ डी पहले एज इट इज है और मल्टीप्लाई किया जा रहा है बी सी बाय ओ डी से। अब ये ओ डी इस ओ डी से क्या हो जाता है? कैंसिल। लेकिन यहाँ पे बी सी बाय ओ डी जो सा था स्लोप का फार्मूला, दैट गिव अस एक्सेलरेशन ए एस इज इक्वल टू 1/2। अब डी बी बोर्ड से देखें, डी बी इस ग्राफ में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी आई को या वी एफ को? तो डी बी जो सा है हमने किससे रिप्रेजेंट किया? वी एफ। तो इस डी बी के बदले लिख दिया जाएगा वी एफ प्लस ओ ए। ओ ए अगर आप ग्राफ में ऑब्जर्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, मल्टीप्लाई बाय ओ डी से कैंसिल हो गया। बी सी अगर आप यहां ग्राफ में देखते हैं बी सी की वैल्यू को बी से सी, तो चेंज इन वेलोसिटी है, और चेंज इन वेलोसिटी मेरे पास कितने लिखी है? वी एफ माइनस वी आई
मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, अगर मैं दोनों बोथ इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, या 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बल्कि बेहतर ये होता है कि कहा जाए कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो 2 इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2as और इधर बचता है वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब छोटी क्लास में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि 2 इक्वेशन ऐसी हैं, एक हमारे पास आ रहा है वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किससे इक्वल होता है? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम ऐसे वी एफ प्लस वी आई, वी एफ माइनस वी आई हमारे पास बन सकता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म बनी है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, दिस इज का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर गौर से देखें, एक्सेलरेशन आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है। तो इसको हम डिफाइन भी ऐसे कर सकते हैं कि इसमें 4 चीज़ें डिस्टेंस आ रही हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है और टाइम है। द इक्वेशन ऑफ मोशन वी गिव द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन तमाम इक्वेशन ऑफ मोशन में 5 चीज़ें डिस्कस की गई हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, और एक साइड पे क्या चीज़ आ जाता है? डिस्टेंस आ जाता है। डिस्टेंस है, टाइम है, एक्सेलरेशन है। ये मैंने फर्स्ट लिख दी, यहाँ पे हमारे पास क्या आना है? द इक्वेशन ऑफ मोशन वी गिव द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। these 4 things are called थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इनमें से 4 चीज़ें मैं लेता हूँ, वी एफ लेता हूँ, वी आई लेता हूँ, ए लेता हूँ, टी लेता हूँ, अब ये मेरे पास कहलाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें अगर गौर से देखें तो डिस्टेंस नहीं आ रहा, तो ये एमसीक्यू में दे दिया जाता है। ये जनरल नॉलेज में बता रहा हूँ बात आप लोगों को एमसीक्यू के लिए। द इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, जिसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व ना हो रहा हो, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। इस तरह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन वर्ड्स में देखेंगे तो इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आ रही है। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी, जिसमें फाइनल वेलोसिटी ना आ रही हो, वो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है? वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज़ नहीं आ रहा था? डिस्टेंस नहीं आ रहा होता। और अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर गौर से देखें तो यहाँ टाइम नहीं है। तो अगर जिस इक्वेशन में टाइम नहीं है तो वो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ही लाजमी पेपर में इसमें कोई ना कोई बोर्ड लेवल पे आ रहा था, एमसीक्यूज में आ रहा था, और इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या किए जाएंगे? सॉल्व किए जाएंगे। अब ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपने नोटबुक पे नोट भी करनी है। इसी तरह तरतीब से पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग देनी है, सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हेडिंग देनी है, सॉल्व करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हेडिंग देनी है, सॉल्व करना है। और इसमें तो कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ भी सकते हैं। होप अंडरस्टैंड।